चैप्टर है। इसका 90% पार्ट तो थियोरेटिकल है, 10% आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होगा इसमें। रेडी है? हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब डेटा क्या है? डेटा जब ज्यादा हो गया तभी तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, डीबीएमएस की जरूरत पड़ी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो पहले तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर है हमारे, ज्यादातर सॉफ्टवेयर किस लिए बनते हैं? डेटा को मैनेज करने के लिए, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या कोई जैसे आप देख रहे हैं दुकान में, मॉल में कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, वो भी डेटा को मैनेज कर रहा है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए यूज हो रहा है, वो भी डेटा को मैनेज कर रहा है। बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो भी डेटा को मैनेज कर रहा है। तो डेटा इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर साइंस। तो पहले हमें समझना होगा कि डेटा क्या है। उसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया है, अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू डेटा, फिर डेटा को कलेक्ट करना। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए क्या जरूरी है? डेटा को कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब कई जगह से डेटा आ गया, आपने पर्सनली जाके डेटा देखा, मान लीजिए आप दुकान की बात कर रहे हैं तो मॉल की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की अप्लाइंसेज या किस तरह के आइटम्स ज़्यादा बिक रहे हैं या कितने बिक रहे हैं, ये डेटा कलेक्शन है। फिर डेटा को स्टोर करना, कंप्यूटर में उस डेटा को स्टोर कैसे करेंगे? डीबीएमएस का यूज करके करेंगे या फाइल सिस्टम का यूज करके करेंगे। फिर डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे? डेटा को प्रोसेस क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस पर कंक्लूजन बना सकें, डिसीजन ले सकें। तो डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं? और उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये इसमें स्टैटिक्स की जो कुछ जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें थी, ये इसमें बताई जाएंगी लास्ट में, जो स्टैटिस्टिक्स में 9th में आपने पढ़ी होंगी। तो डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, डेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, और इंफॉर्मेशन से को नॉलेज नहीं कहते। नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको नॉलेज है तो आप चीज़ों को समझ गए हैं, ये भी जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विजडम, अगर आप समझ भी गए हैं तो वो बुद्धिमानी नहीं कह सकते उसको। तो गैरी स्कवर्ट ने ये बात कही, और इस कथन के साथ चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा 5.1। विजिबल है स्क्रीन पर? यस सर, सो रहा है। हमारे साथ दो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ और रिया शर्मा, और रिकॉर्डिंग हमारी चालू है। और हम फर्स्ट टर्म का सिलेबस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस? क्योंकि हमारा सेकंड टर्म का पूरा हो गया है, और रिवाइज करने के लिए भी काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो हम अगर एक हफ्ता उसको दे देते हैं तो जो फर्स्ट टर्म में पिछले वाले सर से नहीं हो पाया था पूरा, वो अभी पूरा हो जाएगा, जिससे 12th में हमें समझ में आ जाए आगे की चीज़ें। तो दो चैप्टर हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा और उसके बाद पाइथन की नमपाई लाइब्रेरी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो द टॉपिक इज, द फर्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू डेटा। थ्योरेटिकल चीजें हैं शुरू में, जब स्टैटिकल टेक्निक आएंगी, जब मैथमेटिकल चीजें आएंगी। तो देखिए क्या है, डेटा को वैसे तो हम सब जानते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कहा गया है डेटा के बारे में। तो मैनी अ टाइम people take decisions based on certain data और information। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को निर्णय लेने पड़ते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, बाई चूजिंग ए कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन, वन लुक्स एट प्लेसमेंट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ दैट कॉलेज। जैसे आपने सुना होगा, आपके बड़े भाई बहन जब 12th पास कर लेते हैं, तो अगर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए आप कॉलेज का चयन कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मान लो बीटेक कर रहे हैं या आप सीए कर रहे हैं या कोई बीबीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो पिछली सालों में उस कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा क्या है, कितने लोग प्लेसमेंट हुए हैं, कितने लोगों को जॉब मिली है, वो आप देखते हैं डिसीजन मेकिंग के आधार पर। जिसमें अच्छा प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब वो कॉलेज अच्छा है, वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टी मेंबर, ये भी देखा जाता है कि जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कितने एक्सपीरियंस हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस कॉलेज में लेबोरेटरी कैसी हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, फीस कितनी है, ऐसी कुछ चीज़ों पर का डेटा हमें चाहिए होता है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले पाएँ कि कौन सा कॉलेज एडमिशन लेने के लिए अच्छा है। तो वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉलेज इज बेस्ड ऑन द वेरियस डेटा इन देयर एनालिसिस। तो अच्छे कॉलेज का चयन भी
इस का आधार भी यही बनता है कि अलग अलग तरह का डेटा और उस डेटा की एनालिसिस करने के बाद हम उस निर्णय को ले पाते हैं कि ये कॉलेज बेहतर है। द गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा अबाउट द पॉपुलेशन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सेंसस। जो हमारी सरकारें हैं वो जनगणना कराती हैं और उसका डेटा कलेक्ट करती हैं पहले घर घर जाके, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनगणना। तो जनगणना के लिए जनगणना क्यों कराई जाती है? क्योंकि जनगणना कराने के बाद भारत सरकार को या किसी भी सरकार को पता चलता है कि वहाँ की जो डेमोग्राफिक डेटा है वो किस तरह का है, किस तरह की योजनाएं वहाँ तक हमें पहुँचानी है और कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है सरकार को, ये वो सही निर्णय ले पाए। तो सेंसस डेटा कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो जो जनगणना का डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है कि इस काम में जब कोई योजना बनाई जाती है, कोई पॉलिसी का निर्धारण सरकार करती है, तो वहाँ पर निर्णय लेने में काफ़ी सहायक होता है। सो लाइकवाइज द कोचिंग स्टाफ ऑफ अ स्पोर्ट टीम एनालिसिस प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ अपोनेंट टीम फॉर मेकिंग स्ट्रेटजी। आजकल आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, क्रिकेट में देखते हैं या अलग अलग खेलों में, तो दूसरी विपक्षी टीम के खिलाड़ी किस तरह से खेल रहे हैं उसका डेटा भी कलेक्ट करके रखते हैं कोचेज। तो बैंक मेंटेन्स डेटा अबाउट द कस्टमर्स, देयर अकाउंट डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शन। ऑल दीज एग्जांपल हाईलाइट द नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड्स। तो डेटा आर इंडीड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जीवन के अनगिनत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डेटा महत्वपूर्ण है। तो डेटा आर इंडीड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एक बात तो ये निश्चित रूप से कही जा सकती है कि डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा बहुत आवश्यक है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिए हमने, जैसे सरकारों द्वारा जनगणना का उदाहरण हो, कोचेस द्वारा विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के खेल का डेटा कलेक्ट करना हो, या एडमिशन लेने के लिए कॉलेज के प्लेसमेंट का प्रीवियस डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करने की बात हो। So in the previous example, one cannot make decisions by looking at data itself. तो केवल डेटा को देखकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसको एनालाइज भी करना पड़ रहा है। So in our example of choosing a college, suppose the placement cell of a college has maintained data about 2000 students placed with the different companies at different salary packages in the last 3 years. मान लीजिए करीब 2000 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सैलरी पैकेज पे। तो लुकिंग एट सच डेटा, वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। द कॉलेज प्रोसेसेस एंड एनालाइजेस दिस डेटा एंड रिजल्ट्स आर गिवन इन द प्लेसमेंट ब्राउचर ऑफ द कॉलेज थ्रू समराइजेशन एज वेल एज विजुअल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो कॉलेज का जब ब्राउचर आप देखते हैं तो उस ब्राउचर में भी अलग अलग ग्राफ्स के द्वारा, विजुअल चार्ट्स के द्वारा उसको दिखाया जाता है, जिससे कि आसानी से समझ में आ सके कि कितना प्लेसमेंट हुआ है। एंड द डेटा नीड्स टू बी गैदर्ड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। इसलिए जब भी डेटा को पहले कलेक्ट करने की जरूरत होती है, फिर उसको प्रोसेस करने की जरूरत होती है और उसके बाद एनालिसिस करने की जरूरत होती है, तब हम डिसीजन ले पाते हैं। इन जनरल, data is a collection of characters, numbers and other symbols that represent values of some situations or variables. सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि डेटा क्या है? कैरेक्टर्स का, कीबोर्ड पे जो बटन है वो वाले कैरेक्टर्स, नंबर्स का और दूसरे सिंबल्स की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी सिचुएशन को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो डेटा इज प्लूरल एंड सिंगुलर ऑफ द वर्ड डेटा इज डेटम। ये जो एक लाइन लिखी हुई है, इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो डेटा वर्ड है वो बहुवचन है, बहुवचन मतलब प्लूरल है, और उसका एक वचन क्या है, सिंगुलर क्या है उसका? डेटम। तो व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ डेटा? डेटा का सिंगुलर क्या होगा? डेटम। डेटम मतलब अकेला और डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटम। So using computers, data are stored in electronic forms because data processing becomes faster and easier as compared to the manual data processing done by people. कंप्यूटर का यूज करके अगर ये हम तीनों काम करते हैं डेटा के साथ, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। तो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आईसीटी। तो आईसीटी रिवॉल्यूशन लीड बाय कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड एट अ वेरी फास्ट पेस। तो जब इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर तीनों जब जुड़ गए हैं तो डेटा हमारा बहुत फास्ट रेट से जनरेट हो रहा है, लार्ज वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम एग्जांपल ऑफ डेटा दैट वी ऑफन कम अक्रॉस। कुछ डेटा के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्सन, transaction data generated through banking, ticketing, shopping, etc., whether online or offline, images, graphics, animation, audio, video, documents and web pages, online posts, comments and messages, signals generated by the sensor, satellite data including meteorological data, जो मौसम विभाग जिस डेटा को यूज करता है, कम्युनिकेशन डेटा एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, डेटा के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में एक बॉक्स में लिखा है कि नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट, assumption and rules which an AI system can use for decision making। जब हम आपका सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पर एक वर्ड आया था नॉलेज बेस। तो कोई भी मशीन लर्निंग जब होती है तो उसके पास वो जो डिसीजन मेकिंग है, जो अपने आप से मशीन डिसीजन ले लेती है, उसको किस बेस पे लेती है, नॉलेज बेस के आधार पर। तो एक नॉलेज बेस क्या होता है, नॉलेज बेस is a store of information consisting of facts, assumptions and rules which an AI system can use for decision making। बताइए सर। सर 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 ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाटा। सर आवाज नहीं आ रही। तो चल जाएगी। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। हमारे साथ दीपशिखा गुप्ता भी जुड़ गई हैं और हम पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर अंडरस्टैंड डेटा। रिया शर्मा कोई सवाल पूछ रही है? हाँ रिया। सर क्या कहते हैं सर, अंडरस्टैंडिंग डाटा का चैप्टर ना तो ये टर्म 1 में था ना ही टर्म 2 में है। हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग डेटा जो है वो हर एक, जब भी हम डीबीएमएस पढ़ें, चाहे हम पाइथन की नंपाई लाइब्रेरी पढ़ें, दोनों में डेटा आता है, इसलिए थ्योरेटिकल चैप्टर है। उन चीजों को, कंसेप्ट को समझने के लिए इसकी बेस की जरूरत है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो। एज इट इज आप सिलेबस देखेंगे तो हो सकता है उसको आपको एज इट इज ना मिले, लेकिन इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसका भी यूज किसमें होगा, अगले चैप्टर में होगा, नंपाई लाइब्रेरी में, इसमें स्टैटिकल फॉर्मूला। तो पहले उन्होंने बताया कि जो 9th 10th में हमने स्टैटिक्स पढ़ी थी, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, वो पहले पुराने वाले मेथड बता रहे हैं, फिर उसको कैसे हम पाइथन से उसको कैलकुलेट करेंगे उसको बताएंगे, है ना। एज इट इज आप अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हो सकता है उसमें नहीं लिखा हो डेटा के बारे में, लेकिन इस चैप्टर का महत्व तो क्या है, जो अगला चैप्टर आने वाला है उसके कंसेप्ट समझने के लिए ये चैप्टर समझना जरूरी है, ठीक है। यस सर। दीपशिखा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आवाज आ रही है दीपशिखा? फर्स्ट टर्म का सिलेबस, नहीं सेकंड टर्म का सिलेबस लास्ट क्लास में खत्म हो गया था। इसमें सेकंड टर्म के सिलेबस में क्या है, सेकंड चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स, और एसक्यूएल सेवेंथ और अंडरस्टैंडिंग एट्थ डाटा। चैप्टर, सेवेंथ चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट और एट्थ चैप्टर है एसक्यूएल। तो डेटाबेस कंसेप्ट भी एसक्यूएल को समझने के लिए जरूरी है, वो थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए पहले डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाता है, उसके बाद एसक्यूएल की आपको प्रोग्रामिंग और कैसे कमांड्स को रन कराते हैं ये सिखाते हैं। तो 7वां 8वां और दूसरा चैप्टर आपका हो गया है। तो क्योंकि अभी रिया ने बताया कि हरिंदर सर ये वाला चैप्टर नहीं करवा पाए थे फर्स्ट टर्म में, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि 12th में तो काम आएगा ना वो, और हमारे पास टाइम भी है। तो अभी इसको 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में ये दोनों चैप्टर खत्म करके फिर दोबारा से रिवाइज करा देंगे 11th का सेकंड टर्म का जो सिलेबस है, और आप भी उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। किस किस की एक्सरसाइज,
आपकी एसक्यूएल की, डाटाबेस कंसेप्ट की और इमर्जिंग ट्रेंड्स की। रिया ने देखो क्वेश्चन आंसर करके दिखा भी दिए हैं, तो आप भी करिए और जहां पर समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वापस चलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग डेटा पर, और उन्होंने बताया कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर हमें डेटा दिखाई देता है। तो डेटा तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है डेटा, सब जगह डेटा ही है ना। तो किसी भी चीज़ का डेटा हो, जैसे मेरे रूम में पंखा लगा हुआ है, तो पंखे की कंपनी क्या है, पंखे में कितनी ब्लेड्स हैं, कंपनी की कॉस्ट क्या है, तो ये क्या हो गया, डेटा हो गया। तो डेटा तो सब जगह है, हर एंटिटी से कोई ना कोई एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है और वो डेटा क्रिएट करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के गुण हैं एक तरह से। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप की कंपनी क्या है, लैपटॉप का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लैपटॉप का प्राइस कितना है, उसका कलर क्या है, उसका ब्रांड क्या है, ये सारा क्या है, डेटा क्रिएट करता है। फिर भी उन्होंने बताया कि नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसी पर्सन के डेटा क्रिएट करते हैं। बैंक में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेटा क्रिएट करते हैं। अगर हम टिकट लेते हैं कहीं पर तो वो डेटा क्रिएट होता है। शॉपिंग करने जाते हैं तो भी डेटा क्रिएट होता है, चाहे हम ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। इमेजेस हैं, फोटोग्राफी हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन हैं, ऑडियो वीडियो, ये सारे डेटा हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर भेज रहे हैं, वेब पेजेस भेज रहे हैं, ऑनलाइन पोस्ट अगर हम कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगर कोई सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, वो सिग्नल भी जनरेट कर रहा है, तो वो भी क्या है, डेटा है। हमारे घरों में आजकल देखो, जब समर सेविल चलाते हैं, मोटर ऑन करते हैं और टंकी भर जाती है, तो एक आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेल आ रही है, कहती है पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दें, ऐसा ऐसा आवाज आती है ना, सुना है आपने घरों में? यस सर। हाँ, उसमें भी सेंसर लगा रहता है। जैसे ही ऊपर जो वायर रहता है उसके वाटर लेवल टच करता है, तो एक सिग्नल आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो सिग्नल देने लगता है। तो सिग्नल जनरेट जो कर रहे हैं सेंसर, वो भी क्या है, डेटा है। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, जो मौसम विज्ञान में लगातार बादल अपनी स्थिति बदलते हैं, वो उसका जो डेटा है सैटेलाइट से आ रहा है, वो भी डेटा है। कम्युनिकेशन का डेटा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन का डेटा है, बहुत सारी फॉर्म में डेटा हो सकता है। सो आई ना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, और वो बंदर हैं, उन्हें बताने की जरूरत क्या थी, और डेटा की इम्पोर्टेंस क्या थी। कुछ इम्पोर्टेंस होगी तभी तो उसको पढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, डेटा का महत्व। द ह्यूमन बीइंग रिलाई ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन। जो मानव है वो निर्णय लेने के लिए डेटा पर निर्भर रहता है। जब तक डेटा नहीं होगा डिसीजन कैसे लें। जैसे आप जैसे बाजार घूमने गए और आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है मान लीजिए, तो अब आप चाह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स चाहेंगे मैं उनको वो खिलाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स क्या चाहेंगे ये तो उनसे पूछ के पता चलेगा। तो निर्णय लेने के लिए कि क्या भल्ला लेना है या समोसा लेना है या कोई और चीज़ लेनी है, पहले डेटा लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है। तो किसी ने कहा कि मुझे तो रसगुल्ला खाना है, किसी ने कहा मुझे समोसा खाना है। तो जब डेटा आ जाएगा उसके बाद आप निर्णय ले पाएंगे कि ये जो चीज़ें खाने की मांग कर रहे हैं उतने पैसे मेरे पास हैं, तब तो मैं उसको खरीद लेंगे, नहीं है तो फिर हमें अगर इतने पैसे नहीं है कोई अपना आइटम चेंज करिए। तो डिसीजन लेने के लिए ह्यूमन को डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बिसाइड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन प्रोसेस्ड with the help of a computer, show us the possibilities or hidden traits which are otherwise not visible to the human। तो लार्ज अमाउंट का जब डेटा होता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तब हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज और हिडन ट्रेड्स वहाँ पर दिखाई देते हैं जो नॉर्मली नहीं दिख रहे थे। सो व्हेन वन विथड्रॉज मनी फ्रॉम एटीएम, जब कोई एटीएम से पैसा निकालता है, द बैंक नीड्स टू डेबिट द विथड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट। तो बैंक को उतना पैसा जितना निकाला है उतना उनके अकाउंट से, बैलेंस में से माइनस करना पड़ता है। तो द बैंक नीड्स टू मेंटेन डेटा इन अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बैंक को वो डेटा अपडेट करना पड़ता है जैसे ही उसमें कोई पैसा आता है या जाता है।
The meteorological offices continuously keep on monitoring satellite data on any upcoming cyclone or heavy rain. तो जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग के जो कार्यालय हैं, वो लगातार सैटेलाइट से आने वाले डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं और उसके आधार पर वो आने वाले तूफान के बारे में और बहुत तेज बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, उसके बारे में अनुमान लगा देते हैं और लोगों को पहले से बता देते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रतियोगी व्यापारिक क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, जहाँ बाजार में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, it is important for business organization to continuously monitor and analyze market behavior with respect to their products and take action accordingly. तो लगातार बाजार किस तरह से बदल रहा है, उसमें किस तरह की डिमांड आ रही है, किस तरह की सप्लाई हो रही है, इसके बारे में इस डेटा को लगातार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर और एनालाइज करते रहना पड़ता है, उसके अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है। So besides companies identify customer demands as well as feedbacks, it makes changes in their products or service accordingly. उसी तरह से कंपनी भी कस्टमर की डिमांड्स और फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट में सुधार करती हैं और अपनी सर्विसेज में परिवर्तन लाती हैं। सो द डायनामिक प्राइसिंग कंसेप्ट, ये आपने पढ़ा होगा किसमें, बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। द डायनामिक प्राइसिंग कंसेप्ट यूज्ड बाय एयरलाइंस एंड रेलवे इन अनदर एग्जांपल वेयर दे डिसाइड द प्राइस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो एयरलाइंस में क्या होता है, अगर ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं तो उसका रेट वो बढ़ा देते हैं, अगर कम मांग रहे हैं, सीटें खाली रह रही हैं, तो वो प्राइस को डाउन कर देते हैं। So the cab booking apps increase or decrease the price based on demand for cabs at a particular time. So certain restaurant offers discounted price called happy hours. They decide when and how much discount to offer by analyzing sales data at different times periods. तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में वो देखते हैं किस समय पर कस्टमर कम आते हैं, तो उस समय पर वो डिस्काउंटेड प्राइस लगा देते हैं, हैप्पी आवर्स स्कीम बोलकर कि उस समय पर भी कम रेट की वजह से ज़्यादा कस्टमर आने लगे। सो बिसाइड बिजनेस, फॉलोइंग आर सम other scenarios where data are also stored and analyzed for making decisions. और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए। The electronic voting machines (EVMs) are used for recording broadcast. Subsequently, the voting data for all the machines are accumulated to declare election result in a short time as compared to manual counting of ballot papers. The scientist records data while doing experiment to calculate and compare results. Pharmaceutical companies record data while trying out a new medicine to see its effectiveness. Libraries maintain data about books in the library and the membership of the library. The search engines gives result after analyzing the large volume of data available on the website across World Wide Web. Weather alerts are generated by analyzing data received from various satellites. तो इतने सारे जीवन के क्षेत्र हैं और लगभग हर क्षेत्र में डेटा का यूज है, तो सबका तो एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बता दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। हमारे साथ अभी भी सिद्धार्थ, रिया और दीक्षिता जुड़ी हुई है और हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा। कितने तरह का डेटा होता है? So as data comes from different sources, they can be in different format. क्योंकि डेटा अलग अलग स्रोतों से आता है तो वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। For example, an image is a collection of pixels, a video is made up of frames, a C-slip is made up of few numeric and non-numeric entries, and messages and chats are made up of text, icons, and images and videos, two broad categories in which data can be classified on the basis of their format are. तो अलग अलग तरह के डेटा को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो दो तरह का डेटा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन कौन सी तरह का होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ऐसा डेटा जिसको हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। जिसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लें उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर डेटा। और टेबल की फॉर्म में नहीं लिख सके, जैसे वीडियो है,
फोटो हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, वो टेबल में आ नहीं सकते। उसको क्या बोलेंगे? ऑडियो है आपका, तो बोला जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो on the different type of format of data, on the basis of different types of format of data, we can divide the data in two parts, structured and unstructured. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा तो वो है जिसको हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है? जैसे एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड्स वेब हम टेबल पेजेस। फॉर्म में नहीं। हाँ, जिसको टेबल की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे includes the web pages consisting of text as well as multimedia contents and documents, business reports, books, audio, video files, social media messages. Although there are ways to process the unstructured data, we are going to focus on handling structured data only in this book. हालांकि बहुत सारे ऐसी नई नई तकनीकें आ रही हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर रही हैं और एनालाइज कर रही हैं, लेकिन अपने किताब के हमारे बुक के सिलेबस में क्या है? स्ट्रक्चर डेटा ही है, यानी हम टेबल वाले डेटा को ही कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, कि वो पढ़ेंगे। और किसमें पढ़ते हैं? वो डीबीएमएस में। तो unstructured data are sometimes described with the help of some other data called metadata. एक वर्ड आया था एसक्यूएल में, मेटाडेटा। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाडेटा? दूसरा नाम होता है मेटाडेटा का डेटा डिक्शनरी। सो व्हाट इज द मेटाडेटा, रिया? सर जो डेटा के बारे में बताता है, डेटा रिफरेंस टू डेटा। हाँ, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। तो डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। सो मेटा डेटा, देखो अगली लाइन लिखी हुई है, मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एज सब्जेक्ट। ईमेल के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट, रेसिपिएंट किसको भेज रहे हैं, मेन बॉडी, अटैचमेंट एक्सेट्रा। So these are the metadata for the email data. उसमें एक्चुअल देखो, रेसिपिएंट में आप कोई ईमेल डालेंगे, वो कोई भी किसी का भी ईमेल हो सकता है। सब्जेक्ट में आप कोई सब्जेक्ट लिखेंगे, किसी भी तरह का आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और मेन बॉडी में कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि ईमेल में ये चीजें होंगी, सब्जेक्ट होगा, रेसिपिएंट होगा, मेन बॉडी होगी, अटैचमेंट होगा। और तो एक्चुअल डेटा के अलावा उस डेटा के बारे में ये डेटा था, तो इसको क्या बोलेंगे? दीज आर द मेटा डेटा फॉर ईमेल डेटा। तो लाइकवाइज वी कैन हैव सम मेटा डेटा फॉर एन इमेज, लाइक इट्स साइज, इट्स इमेज टाइप। इमेज का टाइप कैसा होता है? जेपीईजी, पीएनजी एक्सेट्रा। इमेज रिजोल्यूशन। तो ये क्या है? एक तो वो डेटा, और फिर वो डेटा किस तरह का डेटा है उसके बारे में डेटा कहलाता है मेटा डेटा। तो हमने देखा टाइप ऑफ डेटा on the basis of the formats of data is of two types, structured data or unstructured data, and we are completed the type of data. Next topic is data collection, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा स्टोरेज, कैसे डेटा को स्टोर करेंगे। फिर पढ़ेंगे डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो कल ये 2 दिन में खत्म हो जाएगी क्लास आपकी, ये वाला चैप्टर परसों तक खत्म हो जाएगा। परसों पढ़ेंगे हम ये वाली टॉपिक। और अच्छा, कल 25 तारीख है, हो सकता है कल क्लास नहीं होगी आपकी। तो पूछो क्यों नहीं होगी? यस सर, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी लगी है और उसकी ट्रेनिंग होनी है कहीं पर फिरोजाबाद में, एमजी कॉलेज में। तो वहां पर जाना पड़ेगा सुबह 9 बजे से। तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाएगी। परसों हम पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज। और उसके बाद हाँ, बृहस्पतिवार को खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर हम गए और कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। और